गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं गौरी चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके स्टोरी के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज मैं इसे लाइन बाय लाइन भी पढ़ा दे रही हूँ आपको, ताकि आपको एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसकी जो लेखिका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस कहानी की जो नायिका इस कहानी की जो हीरोइन है वो गौरी स्वयं ही है। गौरी है और उसके जो पिता है उसके पिता हैं राधा कृष्ण जी और माता का नाम है कुंती। ठीक है, माता का नाम है कुंती और पिता का नाम है राधा कृष्ण। और एक मुख्य पात्र आप इस कहानी में देखे हैं और उसका नाम है सीताराम जी, जिससे गौरी की शादी होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्टोरी क्या है। तो 4 मुख्य पात्र हैं इसमें, गौरी, सीताराम जी, राधा कृष्ण जी और कुंती। देखते स्टोरी क्या है। शाम को गोदली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उसके भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। तो एक दिन क्या बताया गया है कि राधा श्री कृष्ण जी है कहीं पर गए थे गौरी के रिश्ते के लिए, लेकिन जब वो घर वापस लौटे और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर कुंती समझ गई कि वो जिस काम से बाहर गए थे वो काम नहीं हुआ। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। तो कुली जो सामान जो था, जब वो वापस लौट कर आए तो जो सामान था वो कुली लेकर आया। तो कुली ने उनके सामान को उस घर तक पहुंचाया। वहीं पर सामने में फिर उसने जो बरामदा था वो सामने में उसने सामान रख दिए। राधा कृष्ण जी ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर जो राधा कृष्ण जो है अपने जो उनकी जो एक आराम कुर्सी थी उस आराम कुर्सी पर जाकर वो बैठ गए। ठीक है, और बताया गया जो आराम कुर्सी की अवस्था बताई गई है वो भी काफ़ी जर्जर थी, मतलब उसके स्प्रिंग बहुत ही खुल गए थे। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, तो घर में उन्होंने एक कुत्ता भी रखा हुआ है जो कि राधा कृष्ण जी के कुर्सी में बैठने के कारण जब उसमें से आवाज़ हो रही तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो भौंकने लगा। तो इतने में कुंती जो है कमरे में आई, जहाँ पर देखती है कि राधा कृष्ण जी जो है कुर्सी में बैठे हुए हैं। काम की सफलता या सफलता के बारे में कुछ भी ना पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है। तो कमरे में आई और उन्होंने उस राधा कृष्ण जी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी। ठीक है, इसलिए उसने क्या कहा, चलो हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है, ताकि वो उनके अंदर में जो कार्य के सफल ना होने का जो दुख था वो उसको कम करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि चलो हाथ मुँह धो लो, अब चाय तैयार है, चाय पी ले। चाय, राधा कृष्ण जी चौंक पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। राधा कृष्ण बोल रहे थे कि मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा, तुम्हें नहीं कहा तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रहपूर्ण कहा। तो कुंती बोलती है नहीं कहा हो तो क्या, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाया, आप पी लीजिए उसे। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चल गए। फिर दोनों जो है चाय पीने के लिए चले गए। गौरी अपराधी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। तो चाय कौन बना रहा था, गौरी बना रही थी। और गौरी जो है अपने आप को अपराधी मान रही थी, क्योंकि वो देखती थी कि उसके माता पिता जो है उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। तो गौरी अनुभव कर रही थी कि मैं ही सब समस्या का कारण, मेरे कारण ही मेरे पिताजी को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वह होती और ना पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गौरी चाहती थी कि वो बोल दे कि अपने माता पिता कि वो उसकी विवाह के लिए इतना अधिक परेशान ना हो, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने माता पिता का काफ़ी आदर करती थी। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे वह खुश रहेगी, ना करे तो भी वह खुश रहेगी। अब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, वह तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं। तो गौरी बोलती है कि जब मुझे अपनी विवाह की चिंता नहीं है तो मेरे माता पिता इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो गौरी यही ना समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता की इतनी भारी हो गई हूँ, रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं है। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ।
तो गौरी यह अनुभव करने लगी कि क्यों मैं अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन गई हूँ, और क्या केवल मैं माता पिता पर क्या बोझ बन गई हूँ जो तुरंत ही मेरी विवाह करा देना चाहते हैं। ठीक है, और कभी कभी वो जो है वो अपने आप को कोसने लगती है कि मेरे कारण जो मेरे माता पिता को इतनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं। गौरी, वह गौरी जो पुनों के चांद के तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। कहने का मतलब है गौरी एक लड़की है और जो मनुष्य की जो अवस्था है दिन पर दिन बढ़ती है, वो घटती नहीं है। तो धीरे धीरे गौरी भी कब बचपन से युवावस्था में प्रवेश कर गई वो राधा कृष्ण जी को पता ही नहीं चला। अब अवस्था ऐसी है कि राधा कृष्ण जी जो है अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने में लगे हुए हैं। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे, यही सबसे बड़ी कठिनाई थी कि योग्य वर मिल पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी जितनी गुणवान जितनी सुंदर थी उतनी ही योग्य भी थी। जी, योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उसके पास यथेष्ट संपत्ति न थी, और दूसरा कारण था कि वो जो भी योग्य पात्र उन्हें मिल रहा था वो इतना अधिक दहेज का मांग करते थे कि वो दहेज देने के लायक ही नहीं थे। इसलिए ये भी एक समस्या का कारण थी। वो चाह रहे थे कि अब उसकी पुत्री को एक योग्य वर भी मिले और एक योग्य ऐसा वर मिले जिसको जो इतना अधिक धन का मांग ना भी करे। ठीक है, यही कारण था कि गौरी का यह 19वीं साल चल रहा था, 19वां साल चल रहा था, 19 ईयर्स की हो गई थी। फिर भी वे उसके हाथ पीले ना कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। तो 19 ईयर्स हो गई थी और अभी तक जो है उसकी शादी नहीं हुई थी, और गौरी जो है एकमात्र उनकी माने राधा कृष्ण जी की पुत्री थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्राय उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। एकमात्र पुत्री होने के कारण उसके पिता ने उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया था। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। निर्भीक थी, वो किसी बात से डरती नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के सम्मान के आगे वो कुछ बोलती नहीं थी। ठीक है, दृढ़ निश्चयी थी, माने एक बार किसी बात को ठान ले तो उसे करके रखती थी। हठीली भी थी, यदि किसी बात का हट कर ले तो फिर उसे पूरा करके ही करती थी। तो ये 3 गुण उसमें दिखाए गए हैं। वह और भी बहुत सारे गुण हैं। एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा ना सकता था। माने एक बात यदि वो ठान ले तो फिर उस बात से उसे कोई भी हटा नहीं सकता था। ठीक है, तो गौरी तो जो थी तो इस तरह ये गुण उसमें दिखाई हमें दे रहे थे। तो पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह में को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या। तो गौरी कभी कभी सोचती थी कि उसके पिताजी इतना क्यों चिंता कर रहे हैं उसके विवाह के, क्योंकि वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती अपने विवाह को लेकर अभी। ठीक है, तो यदि उनको विवाह कराना ही है तो फिर एक अच्छा पात्र या बुरा पात्र ढूंढने के बाद किसी से भी करा दो फिर। ठीक है, उसकी यह परेशानी इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती। वह अपने पिताजी को इस तरह से चिंतित होते हुए देखना नहीं चाहती थी, किंतु संकोच और लज्जा जवाब पर ताला डसा डाल देते थे। लेकिन लज्जा के कारण, संकोच के कारण वो अपने पिता से कुछ भी नहीं पूछ पाती थी। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कर सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। फिर राधा कृष्ण जी आए सामने, ड्राइंग रूम में आए, और फिर कुंती जो है उनके लिए चाय और कुछ नमकीन लेके आई। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ठीक है, और फिर वो राधा कृष्ण जी जो है चाय पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधी हो रही थी। अब कुंती भी अपने आप को अपराधी मान रही थी, अपने आप को सोचती थी कि मैं इसके लिए कारण हूँ। मैंने ही एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो इतनी सुंदर है, इतनी योग्य है कि उसे एक अच्छा वर ही नहीं मिल रहा है। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। तो कुंती ने फिर आकर पूछ लिया कि जहाँ पर गए थे क्या वहाँ बात नहीं बनी? तो राधा कृष्ण जी कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ। वह राधा कृष्ण जी भी चाय पीने लगे। ठीक है, कहा राधा कृष्ण जी भी चाय। तो कुंती पूछी, बोले तुम लड़के से मिले हो? तो बोले हाँ मिला हूँ, देखा भी हूँ, और फिर वो बोलकर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह
प्रेरणा आई। उसने पूछा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। तो कुंती समझी नहीं, यदि उससे मिले हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम इतना चिंतित क्यों हो? ठीक है। तो कुंती ने कहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप मुझे समझा कर बोलिए। राधा कृष्ण जी ने कहा, समझा कर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है, ठीक है। तो तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? तो फिर राधा श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जो लड़का को मैं देखने गया वो लड़का नहीं, वो आदमी है। वो गौरी से काफ़ी उम्र में बड़ा है और गौरी के सामने जो है चपरासी लगेगा, मेरे गौरी के साथ में उसका कोई मैच ही नहीं है। तो बताओ, तुम स्वीकार करती हो उसे अपने दामाद के रूप में? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। तो फिर राधा कृष्ण जी से वो पूछती है कुंती, बोले कि विवाह की बात तो दूर की बात है, लेकिन आप बताओ कि रूप रंग में अच्छा नहीं है, लेकिन फ़ोटो जैसा दिखाया गया उसमें तो वो उतना ख़राब नहीं दिख रहा है। राधा कृष्ण जी, रंग रूप नहीं, रहन सहन बहुत ख़राब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। तो राधा श्री कृष्ण बोले कि रूप रंग की बात ही छोड़ दो, रहन सहन भी बहुत ख़राब है, मैंने बहुत ही सीधा है, और आजकल इस ज़माने में इतना सीधा आदमी इंसान नहीं चल सकता। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। फिर बताता है कि 35-36 साल का है और साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों की संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। तो राधा श्री कृष्ण जी ने सब कुछ बताया कुंती को कि वो तो बोले 35 वर्ष के हैं, उसके 2 बच्चे हैं, पहली जो पत्नी है उनका देहांत हो गया है और वो अपने बच्चों के विवाह करना चाहते हैं, इसलिए शादी को लेकर वो उतना उत्सुक नहीं है, केवल वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को एक माँ दे सके, ठीक है। तो लेकिन राधा श्री कृष्ण बोलते, लेकिन मेरी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं है, मेरी बेटी का तो ये पहली शादी होगी, तो मैं पूरा धूमधाम से अच्छे से ही करना चाहूँगा उसका शादी, लेकिन वो उसके लिए उचित नहीं लगता मुझे। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या कहे कि अपने लिए करते हैं। तो कुंती बोलते, सब ऐसे ही बोलते हैं कि वो बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है, उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर राधा श्री कृष्ण बोलते, नहीं नहीं, वो मैं उस व्यक्ति से बात करके समझ गया हूँ कि वो व्यक्ति कपटी नहीं है, बहुत ही सीधा और उसका हृदय बहुत अच्छा है, ठीक है। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर ही हिचकिचाता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर आने लायक नहीं है। तो राधा कृष्ण जी बोलते हैं, वो नेता बन सकता है, लेकिन दूल्हा बनकर, पति बनकर वो नहीं रह सकता। मैं देश सेवा में ही उसने अपना जीवन लगा दिया है। इसके अलावा 30 रुपये कुल इनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं, 30 बार जेल जा चुके हैं, किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं है। और तो और बोले 30 रुपये इसके तनख्वाह मिलते हैं और कांग्रेस के दफ्तर में काम करते हैं, देश के लिए बहुत बार जेल भी जा चुके हैं और आगे भी जा सकते हैं। मैंने जीवन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण जी, क्या कह देता, उसे बुला आया हूँ, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा, इस तरह लड़की देखकर मुझे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। तो फिर राधा कृष्ण जी बोलते हैं, तो जब कुंती ने पूछा तो बोले, तुमने क्या फ़ैसला लिया? तो बोले, क्या करता? बोले, मैं तो उनको बोल दिया हूँ, बोले आने के लिए, वो आने वाले इतवार को, बोले ठीक है, ताकि वो तुमसे मिल ले, गौरी से मिल ले, और इस बार वो तो आने के लिए तैयार भी नहीं। राधा कृष्ण जी बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति जो है, लड़का जो है, आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो इस तरह मैंने यहाँ पर आकर जो है लड़की का अपमान नहीं करना चाहता था। तब मैंने उनको समझाया कि यदि आप आएंगे तो लड़की और उसकी माँ भी आपको देख लेंगे, फिर हम आगे की बात जो करना वहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन राधा कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरा मन तो मैंने इससे गौरी की शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।